हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक है हिंदी के 5 महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे महत्वपूर्ण गद्यांशों को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इनसे बाहर आपको एक भी गद्यांश नहीं पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं गद्यांशों से आपका क्या हो जाएगा, पेपर पूरा आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के गद्यांश। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा 2024 का सामान्य हिंदी का पेपर, इसमें जो गद्यांश आया वो कौन सा है देख लेते हैं। तो इसका गद्यांश देख लीजिए, भूमि, भूमि पर बसने वाला, जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ठीक है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से। ठीक है, तो पहली ही लाइन में आपको क्या पता चल गया, पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इस गद्यांश की प्रश्नोत्तर आप कैसे कर पाएंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, देख सकते हैं आप, ये इसके प्रश्न दिए गए हैं। करना कैसे है, आपको सबसे पहले अपने बोर्ड की कॉपी पे संकेत डालना होगा। क्या डालना होगा, संकेत डालना होगा, और गद्यांश के 1-2 शब्द पहले के और लास्ट के लिखने होंगे। जैसे भूमि, भूमि पर बसने वाला डॉट डॉट पल्लवित होगा। ठीक है, अब हमारा पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो हम प्रश्नोत्तर संख्या का डालेंगे। देख सकते हैं आप, हमने सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या का डाला है, और पाठ का नाम हमारे क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। ये जो गद्यांश पूछा गया है ये राष्ट्र के स्वरूप का है, और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, तो ये इस तरह से करना है हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, आप चाहे तो संदर्भ करके भी पाठ का नाम और लेखक का नाम बता सकते हैं। ठीक है, तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ठीक है, किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, तो क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है पृथ्वी और जन। ठीक है, हमारी जो राष्ट्र की भूमि है पृथ्वी, और वहां के जो लोग हैं, दोनों के सम्मिलन से क्या होता है, राष्ट्र के स्वरूप का उद्भव होता है। पृथ्वी हमारी जो राष्ट्र की भूमि है, और वहां पे जो रहने वाले लोग हैं, उन दोनों की संस्कृति और सभ्यता दोनों ही मिलकर क्या करती है, राष्ट्र के स्वरूप का सम्मिलन करती है। इसी से राष्ट्र के स्वरूप का क्या होता है, उद्भव होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भूमि का निर्माण किसने किया है। ये जो हमारी भारत भूमि है इसका निर्माण किसने किया है और वह कब से है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। तो कैसे दे पाएंगे, तो हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, आप चाहे गा डाल लीजिए या अलग से गा आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, गा नंबर, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से। ठीक है, इसका आंसर है भूमि का निर्माण किसने किया, तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। ठीक है, वो कब से है, यानी कि अनंत काल से है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। राष्ट्र के स्वरूप वाला जो ये आपका पैराग्राफ आया गद्यांश, उसमें पूछा गया कि हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है राष्ट्र के प्रति। तो चलिए देख लेते हैं उसका भी आंसर। तो उसका आंसर है, राष्ट्र भूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य तथा समृद्धि के प्रति हमें सचेत रहना होगा। हमारी जो भारत की भूमि है पृथ्वी, हमारी राष्ट्र भूमि के भौतिक रूप, जो जैसा उसका भौतिक रूप है, उसका सौंदर्य है, और उसको समृद्धि, इसके समृद्धि को बढ़ाने के प्रति हमें सचेत रहना होगा। यही हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि हम अपनी भारत की भूमि की सौंदर्य की, उसकी समृद्धि की के प्रति सचेत रहे और उसकी रक्षा करें। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, अंगा नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कैसे व्याख्या करनी है वो भी देख लेते हैं। देख सकते हैं आप, ऊपर हमारा पैराग्राफ है और इसकी व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में हमारे जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, वो कहते हैं कि हमारे राष्ट्र की जो भूमि, हमारे जो भारत की भूमि है, और इस भूमि पर बसने वाला जो प्रत्येक नागरिक है, और इस भारत की भूमि पर बसने वाला जो प्रत्येक नागरिक है और उसकी संस्कृति से मिलकर ही राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण होता है। हमारे राष्ट्र की जो भूमि है और इस भूमि पर बसने वाला जो प्रत्येक नागरिक है और उसकी संस्कृति, दोनों के मिलने से ही क्या होता है, राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण होता है। ठीक, चूंकि भूमि का निर्माण, चूंकि हमारी जो भारत की भूमि है इसका निर्माण देवों ने किया है, चूंकि भारत की भूमि का निर्माण देवों ने किया है, और इसका अस्तित्व भी अनंत काल से है, और इसका अस्तित्व भी अनंत काल से है। ठीक, और हमारा यह कर्तव्य बनता है, और हम भाई भारत के नागरिक हैं, इस पृथ्वी के नागरिक हैं, तो हमारा यह आवश्यक कर्तव्य बनता है कि हम अपनी राष्ट्र भूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहें। हमारा यह आवश्यक कर्तव्य बनता है कि हम अपनी भारत की भूमि या राष्ट्र भूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहें और इसकी क्या करें, रक्षा करें। ठीक,
हम अपनी राष्ट्रभूमि से जितना ज़्यादा परिचित होंगे, हमारे लिए यही आवश्यक है कि हम अपनी राष्ट्र की भूमि और उसकी चीज़ों से जितना ज़्यादा परिचित होंगे, तभी हमारी जो राष्ट्र की भावना है उसको भी क्या होगा, बल मिलेगा। तभी हमारी जो राष्ट्र के प्रति हमारी जो भावना है उसको भी क्या मिलेगा, बल मिलेगा। हमारी राष्ट्रभूमि पृथ्वी सच्चे अर्थों में हमारे राष्ट्रीय विचारों की जननी, हमारी जो भारत की हमारी राष्ट्रभूमि है, हमारे जो भारत की राष्ट्रभूमि अर्थात पृथ्वी है, वो सच्चे अर्थों में हमारे राष्ट्रीय विचारों की क्या है, जननी है। हमारी जो पृथ्वी है वो हमारे राष्ट्रीय विचारों की क्या है, जननी है, यानी कि माँ है। हमारी राष्ट्रभूमि पृथ्वी सच्चे अर्थों में हमारी माँ है। और यदि हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का जुड़ाव पृथ्वी के साथ गहराई से नहीं होगा, यदि हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का जो जुड़ाव है वो पृथ्वी के साथ गहराई से नहीं जुड़ेगा, तो हमारी राष्ट्रीय भावना क्या हो जाएगी, कुंठित हो जाएगी, मलिन हो जाएगी। ठीक है, अर्थात हमें हमारी राष्ट्रभूमि से जुड़ा रहना चाहिए। हमें हमारी राष्ट्रभूमि के उसके सौंदर्य, उसकी समृद्धि की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, उससे जुड़े रहना चाहिए, जिससे हमारे अंदर राष्ट्रीय भावनाओं को और ज़्यादा बल मिलता रहे और हम अपने राष्ट्र के प्रति और ज़्यादा सजग रहें और उसकी सेवा कर सके। ठीक है, तो ये था गद्यांश पहला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और कौन सा गद्यांश है जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा जो अगला गद्यांश है वो अथवा में आया है। ठीक है, 2024 के पेपर में वो अथवा में आया है, देख सकते हैं आप। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मुझे मानव जाति के दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ही निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। ठीक है, तो ये इसके कुछ प्रश्न हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम लिखे। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम लिखे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको संकेत डाल के इस गद्यांश को लिखना होगा। मुझे मानव जाति ... बात भी पवित्र है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या आपको का डालना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आपको का डाल लेना है। फिर आपको क्या करना है, पाठ का शीर्षक लिखना है। पाठ का शीर्षक क्या है, अशोक का फूल। पाठ का नाम हमारे अशोक का फूल है और इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पाठ के का शीर्षक हमारे अशोक का फूल है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो गद्यांश आपका पूछा गया है इसकी व्याख्या करनी है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमारी रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देख सकते हैं आप, प्रस्तुत गद्यांश में हमारे जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं प्रस्तुत गद्यांश में। प्रस्तुत गद्यांश में हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मुझे मानव जाति के विकास के हजारों वर्षों का इतिहास साफ दिखाई दे रहा है। मुझे मानव जाति के विकास का हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है और मैंने यह अब तक इन हजारों वर्षों के रूप में यह अनुभव किया है। मैंने चिंतन और मनन करके यही अनुभव किया है कि यह जो मनुष्य की जीवन शक्ति है, मनुष्य के जो जीने की इच्छा है, मनुष्य के जो जीने की शक्ति है, वह निर्मम है, अर्थात बंधनों से रहित है। मनुष्य की हर चीज़ में बंधन हो सकता है। ठीक, पानी में मनुष्य के आचार विचार हर चीज़ में बंधन हो सकता है, लेकिन क्या है, जो मनुष्य की जीने की इच्छा है वो अत्यधिक बलवती है। ठीक है, उसमें कोई भी बंधन काम कर ही नहीं सकता। ठीक है, वो हर बंधन से रहित है। ठीक है, मनुष्य की जो जीने की इच्छा है, जीने की शक्ति है, वह निर्मम है, हर बंधनों से रहित है। और यही हमारी सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। ठीक है, यही क्या कर रही है, हमारी सभ्यता और संस्कृति के चाहे जितनी क्या है, लोग रूढ़िवादी आचार विचार बनाते हैं। ठीक है, आचरण बनाते हैं, व्रत त्योहार मतलब मनमानी चीज़ों से क्या करते हैं, जो वृथा मोह है उनको, ये जो मनुष्य के जीने की इच्छा है वो हमारी सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को, जो मोह बांधे रखता है हर चीज़ों को कि ये हो जाएगा, समाज क्या कहेगा, इन सब को क्या करती है, जो मनुष्य के जीने की इच्छा है वो रौंदती हुई आगे बढ़ती चली आ रही है। मानव के जीवन की जो नवीन धारा है, विभिन्न धर्मों को, हमारे जो मानव जीवन की जो धारा है वो विभिन्न धर्मों में विश्वास करती है। ठीक है, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख ईसाई, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर बहुत सारी कास्ट हैं। ठीक है, तो हर कास्ट पे क्या है, विश्वास करती है, उनके आचरणों को अपनाती है, व्रतों को, त्योहारों को, हर त्योहार मनाती है, व्रतों को, मतलब जितनी भी कास्ट है हर मनुष्य की बात हो रही है। ठीक है, सबको अपने अंदर समाहित किए हुए हमारी जो मानव की जो संस्कृति है, मानव जीवन की इस नवीन धारा में विभिन्न धर्मों
उनका विश्वास शामिल है, उनके आचरण शामिल है, व्रत शामिल है, त्योहार शामिल, अपने अंदर सब शामिल किए हुए, ठीक है, अंदर समाहित किए हुए हमारी सभ्यता और संस्कृति निरंतर बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। यह मनुष्य के नित्य नवीन संघर्षों का ही परिणाम है, ये मानव के नित्य नवीन संघर्षों का ही परिणाम है, ठीक है। आज का जो मनुष्य है, आज का मनुष्य समाज की प्रथाओं एवं कुप्रथाओं को अपनी स्वीकृति के अनुरूप ग्रहण करता है, वह त्याग करता है, ठीक है। मनुष्य जो समाज की प्रथाएं, बनाई हुई प्रथाएं हैं, वह कुप्रथाएं हैं, ठीक है, उसका जैसा इच्छा होती है, ठीक है, कि इसे मानना है कि नहीं मानना, वो उसी हिसाब से काम करता है और जो चीज़ें उसको ग्रहण करने योग्य होती है वो उसे अपना लेता है, चाहे वो प्रथाएं हो चाहे कुप्रथाएं हो। जो उसको अपनाने लायक लगती है वो उसे अपना लेता है और जो उसे त्याग करने लायक लगती है तो वो उसे त्याग भी कर देता है, ठीक है। इस प्रकार से मानव की जीवन शक्ति निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। आज हमारे देश और संस्कृति का विकास तो बात की बात है। आज हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का विकास तो बात की बात है, क्योंकि इस विकास का उद्भव ही मनुष्य के बाद हुआ है, ठीक है। पहले क्या है, पहले मनुष्य आया है, जब मनुष्य ही नहीं होगा तो हमारी संस्कृति और सभ्यता को आगे कौन बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये जो मनुष्य है वही क्या है, हमारी सभ्यता और संस्कृति के विकास का उद्भव कर सकता है, वही आगे इसको लेके जाएगा और बढ़ाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इसका विकास मनुष्य के बाद ही हुआ है, इसीलिए तो देश और संस्कृति हर चीज में मिलावट हो सकती है। इसीलिए देश और हमारी संस्कृति और प्रथाओं कुप्रथाओं में हर चीज में मिलावट हो सकती है, परंतु मनुष्य की जो जीने की इच्छा है, मनुष्य की जो जीने की इच्छा है उसमें कोई भी मिलावट नहीं हो सकती, ठीक है। वो जितना चाहे जी सकता है, ठीक है, वो जितना चाहे जी सकता है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, वो उसकी जीने की इच्छा पे कोई मिलावट हो ही नहीं सकती। देश सभ्यता और संस्कृति में मिलावट हो सकती है, लेकिन मनुष्य की जीने की इच्छा मिलावटी नहीं होती। वह गंगा की तरह पवित्र है, जैसे गंगा सब नदियों में पवित्र है और उसकी धारा निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही, चाहे आप उसमें कूड़ा करकट कुछ भी डालें, वो सबको अपने अंदर समाहित करते हुए अविरल आगे बढ़ती चली जा रही उसकी धारा। उसी प्रकार ये जो मनुष्य है आज का, वो कैसा है, उसके जीने की इच्छा पवित्र है, बिल्कुल गंगा की तरह, और वह अपने अंदर सभी सामाजिक कुप्रथाओं, व्रत त्योहारों को अपने अंदर शामिल करता हुआ आगे बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो ये हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ये बात हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या की। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन और उसका आंसर क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को किस रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, लेखक ने मनुष्य की जिजीविषा को किस रूप में प्रस्तुत किया है और हमारे समाज का आज का स्वरूप कैसा है और दुर्दम और अनाहत शब्दों का अर्थ, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो आगे आपको गा नंबर डालना है, मनुष्य की जिजीविषा हर बंधनों से रहित है, ठीक है। मनुष्य की जो जिजीविषा अर्थात जो जीने की इच्छा है वो हर बंधन से रहित है और गंगा की तरह पवित्र है, अविरल है और निरंतर बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। हमारे सामने पूछा गया है क्वेश्चन, हमारे आज के समाज का स्वरूप कैसा है। हमारे सामने जो आज का समाज है वो ग्रहण और त्याग का रूप है, ठीक है। वो सामाजिक प्रथाओं कुप्रथाओं को अपनी स्वीकृति के अनुसार ग्रहण करता है और त्याग करता है, ठीक है। जो चीज़ें उसको अच्छी लगती है वो उसे ग्रहण कर लेता है और जो उसे त्यागने लायक लगती है तो उसे त्याग कर देता है। और दुर्दम और अनाहत शब्दों का अर्थ पूछा गया था। तो दुर्दम का अर्थ होता है जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, दुर्दम कहते हैं। और अनाहत का होता है जिस पर आघात ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अनाहत कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे अगले गद्यांश की और उसके प्रश्नोत्तर की। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट गद्यांश कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, ये हमारा क्या था, जो यूपीएमएसपी ने पेपर जारी किया था, ये उसका गद्यांश है। देख सकते हैं आप, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया गया। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन हमारा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। चाहे आप संदर्भ लिख लीजिए या फिर पाठ के शीर्षक का और लेखक का नाम लिख लीजिए, वही बात है, दोनों क्या है, वही बात है, ठीक है। तो हमने प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाला और संकेत डालना है। सबसे पहले आपको संकेत डालना है धरती माता, और फिर क्या करना है, डॉट डॉट लगा के जांच पड़ताल आवश्यक है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, पूरा गद्यांश इसी में शामिल हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन, गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो पाठ का शीर्षक, ज़्यादातर अब यही आता है कि पाठ का शीर्षक लिखिए और लेखक का नाम लिखिए। तो हमने वही किया है। पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है, ये जो हमारा गद्यांश आया वो राष्ट्र के स्वरूप का है, और इसके लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। इसके लेखक का नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है।
तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। कैसे लिखना है आपको संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको संदर्भ लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, और अगला हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चलिए दोनों क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो हमारा ख नंबर क्वेश्चन है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, उसी कारण हमारी जो धरती माता है वो वसुंधरा कहलाती है। ठीक है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं, उनके कारण हमारी जो धरती माँ है वो वसुंधरा कहलाती है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे अगले क्वेश्चन, धरती माता वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो चलिए देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या हमें कैसे करनी है। आगे आपको क्या करना है, आपको डालना है उत्तर नंबर ग, फिर आपको हेडिंग डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखना कैसे है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि धरती माता की कोख में, हमारी जो धरती माता है उसकी कोख में जो अमूल्य रत्न भरे हैं, इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम क्या है, वसुंधरा भी है। इन्हीं अमूल रत्नों के कारण हमारी जो पृथ्वी माँ है उसका एक नाम वसुंधरा भी है, वो वसुंधरा भी कहलाती। इन अमूल रत्नों को अपने कोख में धारण करने के कारण ही हमारी जो पृथ्वी माँ है वो क्या कहलाती, वसुंधरा कहलाती है। अर्थात रत्नों को धारण करने वाली वसुंधरा, अर्थात रत्नों को धारण करने वाली बहुमूल रत्न, धातुएं व खनिज पदार्थ, अन्य फल, जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुओं को जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है, उसका परिचय हम सबको होना चाहिए। हमारी जो धरती माँ है वो बहुमूल्य रत्न को अपने अंदर धारण किए हुए है, धातुओं को, खनिज पदार्थों को, अन्य फल, जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुओं को जिन्हें अपनी हमारी जो वसुंधरा है, भारत की भूमि है, जिन्हें हमारी भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है, उसका परिचय, उसका ज्ञान हम लोगों को होना अति आवश्यक है। तो ये बात हुई हमारे जो गद्यांश आया है उसके रेखांकित अंश की व्याख्या की। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है और उसके आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया। पृथ्वी की देह को किसने सजाया ये हमें बताना है। हम डालेंगे उत्तर नंबर घ। लिखना कैसे है, लाखों करोड़ों वर्षों से, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया गया है। लाखों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी में पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को क्या किया गया है, सजाया गया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, पृथ्वी की कोख में भरी अमूल्य निधियां, पृथ्वी की कोख में जो भरी हुई अमूल्य निधियां हैं, धातुओं को और पृथ्वी को की देह को सजाने के लिए अनेक प्रकार की मिट्टियों आदि की सही प्रकार से जांच पड़ताल करनी आवश्यक है। पृथ्वी की कोख में जो अमूल्य निधियां और धातुएं और पृथ्वी की देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियां हैं, उनकी हमें जांच पड़ताल करके पृथ्वी की देह को सजाने की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला गद्यांश और उसके प्रश्नोत्तर कौन से हैं। हमारा अगला गद्यांश है, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है। अशोक का जो फूल है उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक ऐसा बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से मनुष्य को डुबोती है। तो सबसे पहले आप इसमें ये देख लीजिए कि पहले ही इसमें क्या कर दिया गया है, पाठ का नाम बता दिया गया है कि ये अशोक का फूल पाठ से है। ठीक, पहले ही पाठ का नाम बता दिया गया और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अशोक का फूल शीर्षक के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो चलिए देखते हैं अशोक के फूल के जो क्वेश्चन आंसर है इन्हें हम कैसे कर पाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, संकेत डालना है, फिर आपको क्या लिखना है, अशोक का फूल ... उदास होना बेकार है, पहले के शुरू के शब्द और फिर ... लगा के लास्ट के शब्द। ठीक है, इस प्रकार से संकेत लिखा जाता है। ठीक, अब आपको क्या करना है, का नंबर डाल के संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अशोक का फूल नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत, ये जो प्रस्तुत गद्यांश है ये हमारी पाठ्य
पाठ्य पुस्तक अशोक का फूल नामक निबंध से लिया गया है? इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अशोक का फूल नामक निबंध से लिया गया है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है, तो चलिए व्याख्या कर लेते हैं। देख लीजिए आप व्याख्या कैसे करना है। आपको क्या डालनी होगी? हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि जो अशोक का फूल है आज भी उसी मस्ती में हंस रहा है। ठीक है, उसको इतनी तकलीफ है कि उसके जो पेड़ पे एक भी फूल नहीं होते, लेकिन ये जो अशोक का फूल है आज भी क्या कर रहा है? उसी मस्ती में हंस रहा है। ठीक, इसके सौंदर्य को कोई भी नहीं समझ सकता। ये इतना सुंदर है, दृढ़ है, इसके सौंदर्य को कोई नहीं समझ सकता। पंडिताई अर्थात विद्वान होना भी एक बोझ है। जो लोग अपने आप को ज़्यादा पंडित समझते हैं, तो पंडित का अर्थ होता है विद्वान होना। ठीक, वो भी क्या है? एक बोझ है। ठीक, विद्वान जरूरत से ज़्यादा विद्वान होना भी अपने में ही एक बोझ है। यह जितना भारी होता है उतनी ही तेजी से आदमी को डुबोता भी है। जरूरत से ज़्यादा ज्ञान होना इतना भारी होता है कि उतनी भारीपन से आदमी को क्या कर देता है? डुबो देता है। ज्ञान मनुष्य के अंदर अहंकार पैदा करता है। ठीक है, और ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान मनुष्य को अहंकारी बना देता है, यानी मनुष्य के अंदर अहंकार पैदा करता है, और यही अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण है। जरूरत से ज़्यादा ज्ञान मनुष्य के अंदर क्या करता है? अहंकार की उत्पत्ति करता है, और जरूरत से ज़्यादा अहंकार विनाश का कारण है। जो जितना ज़्यादा ज्ञानी होगा, जो मनुष्य जितना ज़्यादा ज्ञानी होगा उसके अंदर उतना ही अहंकार होता है। जो मनुष्य जितना ज़्यादा ज्ञानी होता है उसके अंदर उतना ही ज़्यादा अहंकार होता है। इसका एक उदाहरण रावण है, क्योंकि रावण क्या था? रावण से ज़्यादा ज्ञानी आज तक इस धरती में कोई नहीं हुआ। रावण बहुत ही ज़्यादा विद्वान था, लेकिन क्या हुआ? ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान मनुष्य को ले डूबता है। उसका क्या हश्र हुआ? वो भी क्या हुआ? वो एक राक्षस था, फिर भी बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी था। उसका क्या उद्भव हुआ? वो भी नष्ट हो चुका है। अपने ज्ञान के अहंकार के कारण उसका जो बल है, उसका ज्ञान है, वो तक नष्ट हो गया। तो रावण इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण है, हमारे सामने है। ठीक है, जो कि इसका उदाहरण रावण हमारे सामने है। अहंकार ने उसे भी बर्बाद कर दिया। जब अहंकार ने रावण जैसे महाज्ञानी को नहीं छोड़ा तो हम क्या चीज़ हैं? इसीलिए उदास होना बेकार है। इसीलिए इस अशोक के फूल को देखकर उदास होना बेकार है। और हमें क्या करना चाहिए? हमें अशोक के वृक्ष के समान ही डटे रहने की आवश्यकता है। ठीक है, हमें जिस प्रकार अशोक का फूल, उसमें कोई भी पुष्प नहीं है, फिर भी वो उसी मस्ती में हंस रहा है और दृढ़ता से खड़ा है, उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए? अशोक के वृक्ष के समान ही डटे रहने की आवश्यकता है। चाहे जितना ज्ञान हो, मनुष्य को क्या करना चाहिए? सीमाएं बना के रखनी चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, और अशोक के वृक्ष के समान ही दृढ़ता से खड़े रहने की हम लोगों को भी क्या है? आवश्यकता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है? इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो लेखक इसलिए कहता है कि उदास होना बेकार है क्योंकि ज्ञान का अहंकार मनुष्य को बर्बाद ही करता है। लेखक इसलिए कहता है कि उदास होना बेकार है क्योंकि ये जो ज्ञान रूपी अहंकार है वो मनुष्य की बर्बादी का ही कारण है, मनुष्य को बर्बाद करता है। इसीलिए हमें उन्नति हो चाहे अवनति हो, सब में समभाव बना के रखना चाहिए, सब में एक जैसा होना चाहिए। चाहे जितना ज़्यादा ज्ञान हो जाए फिर भी हमें क्या करना चाहिए? ठीक उसी प्रकार सबसे व्यवहार करना चाहिए, ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। ये जो गद्यांश पूछा गया है इसका भाव स्पष्ट कीजिए और गद्यांश की भाषा शैली की विशेषता बताइए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक हमें अशोक के फूल की ही तरह विषम परिस्थितियों में डटकर खड़े रहने की प्रेरणा देता है। प्रस्तुत पंक्तियों में हमारे जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल की तरह ही विषम परिस्थितियों में डटकर खड़े रहने की क्या करते हैं? प्रेरणा देते हैं। लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है जो कि कैसी है? सरल और सहज भाषा है। खड़ी बोली एक सहज और सरल भाषा है जो कि हर कोई पढ़ सकता है, जिसका अब क्या किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने गद्यांश में प्रयोग किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे गद्यांश और उसके प्रश्नों के उत्तर समझ में आए।
समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।